बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? कैसा आपके लेक्चर्स चल रहे हैं? मुझे उम्मीद है इतनी दफ़ा मेरे कहने के साथ आप लोगों ने कंप्यूटर पे ज़रूर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। अभी हमने पिछली दफ़ा कुछ इंटीग्रेशन के हवाले से बात की थी और उसमें एक आपको मैंने मेथड बताया था गॉसियन क्वाड्रेचर का। गॉसियन क्वाड्रेचर को अगर आप देखें तो बहुत सिंपल मेथड है और आपको काफ़ी अच्छी जो है वो उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीग्रेशन की देती है। और आपको मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल टेक्निक्स तभी यूज़ की जाती हैं जब हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं होते। तो ये तो हम एग्जांपल्स जो करते हैं ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हैं, इसलिए कि आपको उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी पता हों, फिर आप जब इसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करो तो आपको उसके साथ कंपैरिजन जो है वो रिज़ल्ट का आपको मिल सके। अदरवाइज जब भी हम कोई काम भी शुरू करते हैं, जब भी कोई रियल लाइफ का प्रॉब्लम जब न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं तो पहले हम उस जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, उसको किसी नॉन जो है सॉल्यूशन के साथ पहले उसको मैच करते हैं। कोई सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, सारी कोडिंग करते हैं, फंक्शन को उस नॉन वैल्यू जो है वो रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है। अगर सही रन हो रहा है तो फिर उसमें हम अपनी छोटी छोटी चेंजेस करके स्लोली अपने प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं ताकि हमें कोई एरर का चांस ना रहे। यहाँ पे हमने गॉसियन क्वाड्रेचर किया था, पिछली दफ़ा मैंने आपको समझाया था। अभी आज मैं उसकी एग्जांपल्स करूंगी। उस एग्जांपल्स करने से पहले मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करना चाहती हूँ ताकि आपको सही तरीके से उसमें जो है फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाए, आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। गॉसियन क्वाड्रेचर में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर हमारे पास हम अभी तक जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या जो भी इंटरपोलेशन या जो कुछ भी कर रहे थे उसमें हम ये ले रहे थे कि हमारे पास एक्स की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज नॉन थी, या हम इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स ले रहे थे कि जहाँ पे x की वैल्यू जो थी सब जगह इवन थी, कि आपने h जो है वो हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो आपने h रखी हुई थी। सो इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स आपने लिए हुए थे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास एक तो इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स ना हो, दूसरा ये है कि आपके पास वो डेटा पॉइंट्स भी अननोन हों, मींस कि आपके पास x की वैल्यू भी नोन ना हो और आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी उन पॉइंट्स पे नोन ना हो। लेकिन ऑब्वियसली आपको फिर उस केस में ज़रूरी है कि आपको फंक्शन जो है पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या, ताकि आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकें। सो जब आपके पास कोई भी वैल्यू आपके पास नोन नहीं होती, अगर दो डेटा पॉइंट्स हैं तो दो x की वैल्यू होंगी और दो उसके अकॉर्डिंगली दो फंक्शन की वैल्यू होंगी, मीन्स के आपके पास 4 वैल्यूज हो जाएंगी और 4 वैल्यूज अननोन हैं। तो अननोन 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए जो हम पॉलिनोमियल लेते हैं वो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होता है। इसी तरह से अगर आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो 4 डेटा पॉइंट्स में 4x की वैल्यू होंगी, 4 उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू होंगी। सो आपके पास अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो 8 हो जाएंगी और उसके लिए आपको जो है पॉलिनोमियल ऑफ 7 डिग्री चाहिए जिसमें 8 कोएफिशिएंट्स होते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली और इसके लिए ये पॉलिनोमियल जो है वो हम इस तरह से कंसीडर करते हैं जैसे पहले भी करते रहे हैं कि ये तमाम डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपके पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने चाहिए, उससे क्रॉस करने चाहिए। जो कर्व आप पॉलिनोमियल से बना रहे हो वो आप इनके डेटा पॉइंट से गुजरनी चाहिए। सो इसी तरीके से अगर आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर n आपके पास डेटा पॉइंट्स है मीन्स कि आपके पास x की वैल्यूज n है, आपके पास करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू भी n है, तो टोटल जो है अननोन्स आपके पास 2n हो जाते हैं। सो आपको पॉलिनोमियल जो है वो 2n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए जिससे आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे हम ये है कि अगर हमारे पास हम बहुत सिंपल केस कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसको आप जो एक्सटेंड करते चले जाएंगे, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बढ़ाते चले जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम इसको किस तरह से कर रहे हैं कि अगर आपके पास 2 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि आपके पास जो है वो ये तो जर्नल है कि अगर आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं और ऑब्वियसली फंक्शन जो है विद इन द इंटरवल डिफाइन हो और उस इंटरवल को हम पार्टीशनिंग करके n जो है वो सब इंटरवल्स में
n-1 सब इंटरवल्स में कर रहे हैं, n हम नोड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो क्या है कि एक C1 f(x1) C2 f(x2) C3 f(x3) और Cn f(xn) जो है ये हम एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हमने इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे अपने पॉलिनोमियल के साथ और फिर पॉलिनोमियल और इसकी हेल्प से हम b कैलकुलेट करेंगे और f(xi) भी कैलकुलेट करेंगे। तो उससे फिर हम जो है अपने इंटीग्रेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वी अज्यूम द बेस्ट चॉइस ऑफ दीज वैल्यूज इज दैट विच प्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। द कोएफिशिएंट C1 C2 अप टू Cn इज द अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, दे आर आर्बिट्रेरी। और इसी तरह से जो नोड्स हैं x1 x2 xn दे आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द फैक्ट दैट दे मस्ट लाई विद इन दिस इंटरवल, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। दिस गिव्स 2n पैरामीटर्स टू चूज। If the coefficient of the polynomial are considered parameters, the class of polynomials of degree at most 2n-1 also contains 2n parameters. This then is the largest class of polynomials for which it is reasonable to expect the formula to be exact. For the proper choice of the values and constant exactness on this set can be obtained. अभी ये है कि इसको हमने स्टार्ट किया था कि हमने 2 डाटा पॉइंट्स ले लिए थे, मींस कि आपके पास 4 जो थे अननोन्स थे। तो उसमें क्या है कि आपके पास अगर हम इंटरवल ले लें, ठीक है, ये जिस तरह मैंने उसमें किया था सैमसन रूल में किया था कि मैंने जो है शिफ्ट ऑफ ग्राफ यूज़ करके और अपना जो एक्सिस था वो सेंटर पे रख लिया था, डाटा पॉइंट को राइट और लेफ्ट पे इक्वली स्पेस्ड कर दिया था और सेंटर जो है वो उस पे सेंट्रल पॉइंट पे हमने वाई एक्सिस ले लिया था। इसी तरह से हम यहाँ पे इंटरवल सिर्फ अपनी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इंटरवल जो है -1 से 1 रख रहे हैं। और उसमें ये है कि आपके पास लेट अस सपोज दैट वी हैव टू डिटरमिन C1 C2 x1 x2 four unknowns हैं, so that the integration formula from -1 to 1 f of x will be approximately equal to C1 f of x1 plus C2 f of x2, ठीक है। ये हमने किया था और ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कर लिया था, जहाँ से हमने जो है वो डाटा पॉइंट्स को इस पॉलिनोमियल के साथ हमने इसको अप्रॉक्सीमेट किया और फिर हमने कहा कि अगर f of x इक्वल टू एक्स क्यूब है तो फिर हमने एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिली थी, देन इफ f of x इक्वल टू x2 तो एक और इक्वेशन मिली थी। इसी तरह से f of x इक्वल टू x के साथ और f of x इक्वल टू 1 के साथ हमने 4 इक्वेशंस यहाँ से बना ली थी और उन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके अकॉर्डिंगली हमने C1 C2 डिटर्मिन कर लिए, f of x1 और f of x2 भी यहाँ से x1 और x2 हमने डिटर्मिन किए, जिससे हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त जो अननोन है वो C1 x1 C2 x2 हैं और वहाँ से फिर हम फंक्शन जो है वो उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। सो हमारे पास जो यहाँ से 4 डाटा पॉइंट्स के लिए जो वैल्यूज आई थी, अगर आप उसको देखें, पिछले लेक्चर को देख लीजिए हमने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया था। वहाँ से हमारे पास C1 C2 की वैल्यूज जो थी वो 1 आ गई थी, ठीक है। ये हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस आई थी कि x2 C2 जो है वो 0 हो सकता है, x2 0 हो सकता है, x2 इक्वल टू x1 हो सकता है क्योंकि इसकी 4 रूट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से x2 इक्वल टू -x1 हो सकता है। तो जब हमने इसको अपनी प्रीवियस जो 4 इक्वेशंस बनी थी उनमें जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू रीजनेबल नजर आई, दैट वाज x1 इज इक्वल टू -x2, ठीक है। अदरवाइज बाकी चीजें जो हैं पूरी इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। सो हमारे पास एक तो x1 इज इक्वल टू -x2 आ गया, दूसरा ये है कि जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया अपनी इक्वेशंस के अंदर तो फिर हमारे पास जो है वहाँ से जो है वो C1 इज इक्वल टू C2 1 आ गया और x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। तो जब हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया और वहाँ उनको सॉल्व किया तो हमें हमारे पास x2 इज इक्वल टू -x1 इज इक्वल टू 1/√3 आ गया और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो अपना फॉर्मूला बनता है, जो कि कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें आप देखिए कि आपके पास क्या आता है, फ्रॉम -1 to 1 f of x dx इक्वल टू
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C1 एफ ऑफ x1 था, ठीक है, प्लस C2 एफ ऑफ x2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से देखिए हमने C1 हमारे पास 1 आ गया, C2 भी 1 आ गया, और x2 इज इक्वल टू माइनस x1 इज इक्वल टू 1/√3। सो ये जो है वो आपके पास आ जाता है 0.5773 प्लस एफ ऑफ माइनस 0.5773। ये आपका सोल्यूशन इस इंटीग्रल की वैल्यूज आ गई। अब कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, वहां पे आप इंस्टेड ऑफ x1 x2 जो है वो आपके पास ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। इट्स सो सिंपल कि आपने जस्ट इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो इसकी हम अभी एक एग्जांपल करते हैं कि लेट अस, ठीक है, ये आपका फंक्शन आ गया। उसके बाद ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये दो डाटा पॉइंट्स की बात थी, तो सो हमने एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ले लिया और हमारे पास 4 अननोन्स आ गए, हमने 4 अननोन्स फाइंड आउट किए। इसी तरीके से हम इसको जो है वो अपने इंटरवल को n नोड्स में या 2n डाटा जो है पॉइंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो x की वैल्यूज जो हैं वो n आएंगी, फंक्शंस की वैल्यू n आएंगी। सो आपके पास जो अननोन्स होंगे वो 2n हो जाएंगे। सो आपका पॉलिनोमियल जो है वो 2n-1 हो जाएगा। सो हम इसको जो है इस तरीके से करते हैं कि C1 C2 एफ x1 एफ ऑफ x2 जो था 2 डाटा पॉइंट्स के लिए था, अब हमारे पास जो है वो C1 C2 Cn तक होंगे, और इसी तरह से एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ xn तक होंगे। सो हम ये सारी की सारी जो है वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है वो अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है मिल जाएगी। सो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग C1 मैंने यहाँ W1 लिए रखा, W1 W2 Wn रखा। W इसलिए रखा कि बेसिकली हम इसको वेट फंक्शन कहते हैं, तो वेट फंक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने इसको W वेट का फर्स्ट जो है लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो W होता है, सो मैंने इसको W रख लिया, WI एफ ऑफ XI। सो ये क्या होगा, W1 एफ ऑफ x1 प्लस W2 एफ ऑफ x2 प्लस W3 एफ ऑफ x3 और फिर WN एफ ऑफ xn तक जाएगा। सो ये हम जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये n डाटा पॉइंट्स के लिए है। दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर फंक्शन एफ ऑफ x दैट आर polynomial of degree 2n-1 or less. Moreover, by extending this method, we used previously for the 2-point formula for n, we obtain the system of n equations. तो ये आपके पास हो गई, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी when k is equal to 1 3 5 2n-1। जैसे हमने देखा कि पहली हमारी इक्वेशन की जो था इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू थी, दूसरे में 0 थी, तीसरे में नॉन जीरो थी और चौथे में आपके पास 0 थी। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो है फॉर के ऑड नंबर्स के लिए 0 होगा, और इवन नंबर्स के लिए कितना सिंपल फॉर्मूला आपका बन गया कि ये आपके पास जो है इवन नंबर के लिए 2/k+1 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने k की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट की, यहाँ k+1 का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। सो आपके पास जो है ये फंक्शन जो है आप इस तरह से एवेल्युएट कर सकते हो। ये तो हमने अभी सिंप्लीफिकेशन अपनी की, कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने अपना इंटरवल लिया -1 to 1, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब आपके पास अगर कोई भी जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल इंटरवल है, और उसको आपने इंटीग्रेट करना है, गॉसियन क्वाड्रेचर यूज करना है, तो पहले आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 में, और फिर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। सो अगर कोई भी A to B अगर आपके पास इंटरवल है और फंक्शन f of x dx इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो पहले तो आप इसको फॉर्मूले में इससे कन्वर्ट करें फ्रॉम -1 to 1। उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि b माइनस a, जो ये आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, b माइनस a t प्लस b प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये फंक्शन जो है f of x के बजाय आपके पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। और dx जो है
वो आपका b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 और dt हो गया। ठीक है, आपके पास x जो है वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 और टाइम्स t आ जाता है। यहाँ से इसको x को जब आप डिफ्रेंशिएट करें तो देखें यही चीज आती है। सो अभी आपके पास क्या है कि व्हेन a इज इक्वल टू b, तो आपके पास t की वैल्यू -1 हो जाती है। और अब जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने फॉर्मूला को फ्रॉम a टू b, तो आप क्या करते हैं कि आप इसको a टू b को फॉर्मूले में को कन्वर्ट करें फ्रॉम -1 टू 1। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये आपका लीनियर फॉर्मूला बनता है, जो कि आप का x जो है वो b माइनस ए टी प्लस b प्लस a ओवर 2 आ जाता है। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो dx इक्वल टू आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 dt, जो कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ से आपके पास क्या है, कोई भी आप देखिए कि हम एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ देखना चाह रहे हैं जो कि आपके पास है। यहाँ से हमारे पास देखिए इंटरवल है 1 से लेके 1.5 और हम इसकी ये एरर फंक्शन है बेसिकली, और इसकी इंटीग्रेशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है हमारे सिंपल मेथड से, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर इसकी आप वैल्यू देखें तो वो दैट इज 0.1093643 इतने डेसिमल प्लेसेस तक इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही आती है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले से ये क्या आएगी। हमारे पास इंटरवल है फ्रॉम 1 टू 1.5 और फंक्शन है e⁻⁻ (x²) dx। अभी हमने किया कि अगर हम 2 डाटा पॉइंट्स लेते हैं, जब 2 डाटा पॉइंट्स लेते हैं तो हमारे पास c1 c2 था और उसकी वैल्यू जो थी वो थी c1 था इक्वल टू c2, इसकी वैल्यू 1 आ गई थी। फिर इसी तरह से x2 इज इक्वल टू x माइनस x1 और दैट वाज इक्वल टू 0.5773 या उसकी वैल्यू जो थी 1/√3 आई थी। ठीक है, तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कि आपके पास अब f ऑफ x जो है वो ये है। तो हमने इसको जब किया पहला काम तो हमने यही करना है कि इसको इंटरवल को आपने ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम -1 टू 1। हमारे पास a ये है 1 और b जो है 1.5 है। सो b आपके पास 1.5 माइनस a 1 है मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1.5 प्लस 1 b प्लस a ओवर 2, तो ये आपके पास आ जाता है 0.5t प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। और फंक्शन क्योंकि e⁻x होल स्क्वायर है तो ये आपके पास है b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 d टाइम t। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास ये जो है ये आपके पास क्या आ जाता है 0.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1/4 -1 से 1 तक इंटरवल ट्रांसफॉर्म हो गया। और e⁻t क्योंकि ये 0.5 है तो डिवाइड 0.5 क्या हुआ कि 1/2 हो गया। 1/2 जो है वो स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया। 4 को जब आपने 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जो है 16 की जो है वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये एक 2 ये है, एक इसका 2 आएगा, तो ये आपके पास मिलके तो जो है वो 8 आ जाता है। और उसके साथ आपके पास जो है ये देखिए यहाँ से हम इसको करते हैं दैट इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये है 0.5 डिवाइडेड बाय 2 और क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये है 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका डेसिमल मैंने हटा लिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1/4 और 4 4s are 16, तो ये आपके पास ये आ गया। इसी तरह से ये आपके पास 2.5 है। 2.5 को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 5/16 जो है यहाँ से आ जाता है और ये जो चीज़ है ये 1/4 हमने बाहर आ गई। अब हमारे पास फंक्शन जो है आप देखिए कि हमारे पास इस अप्रॉक्सीमेटली ये जो था ये था 1/4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये क्या था c1 f ऑफ x1 प्लस c2 f ऑफ x2, जबकि आपके पास f ऑफ x जो है वो आपके पास यही एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1/4 और यहाँ पे आपने c1 और c2 की वैल्यू 1 थी और f ऑफ x1 जो था वो आ गया 1/√3 और f ऑफ x2 जो था वो दैट वाज 1 माइनस 1/√3। जब आप यहाँ फंक्शन की वैल्यू t इंस्टेड ऑफ t आप 1/√3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा फिर इसमें -1/√3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देन यू विल गेट
टी जो है वो 1/√3 या 0.5773 है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आप इंस्टेड ऑफ टी आपने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ पे यहाँ मैंने गलती की है, ये एक साइन जो है पॉजिटिव है, ये माइनस साइन तो है। यहाँ पे आपके पास जो है वो t -5 और t +5, यहाँ पे आपके पास जो है ये इस तरह से होना चाहिए था। सॉरी, ये जो है यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो है 0.1094 आ जाता है, और इसमें 1/4 भी है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसका जो सोल्यूशन आपके पास आया वो ये आया। एक और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको अगर हम देखें तो हमें इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी पता है, दैट इज साइन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to π/2 जो है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन सिंपल करें तो आपके पास, आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ x होती है, और लिमिट जो होगी 0 से π/2 होगी। अब कॉस π/2 जो है वो 0 होता है, -0 प्लस कॉस ऑफ 0, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो ये है। अब हम देखते हैं कि गॉसियन क्वाड्रेचर से हमें इसका क्या सोल्यूशन मिलता है। सिंस फ्रॉम a to b f of x इक्वल टू f of b minus a t plus b plus a over 2 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 dt, ये हमारे पास जो है फंक्शन की कन्वर्शन है। जब कन्वर्शन हमने की तो हमारे पास फ्रॉम 0 to π/2 साइन ऑफ x dx जो है वो b जो है वो π/2 है, a जो है वो 1 है। सो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रॉम -1 to 1 साइन, ठीक है, b है π/2 -0, तो π/2 t प्लस ये फिर π/2 प्लस 0 है तो अगेन π/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाता है π/4, π/4 t प्लस π/4, और फिर b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 अगेन π/4 हो जाएगा, और ये dt ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम बाय ले लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम -1 to 1 साइन ऑफ πt प्लस π/4 dt। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरे का पूरा आपका फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे हमने t की जगह 1/√3 या 0.5773 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक प्लस करेंगे और फिर फंक्शन को फिर अगेन ऐड करेंगे विद माइनस जो है उसके साथ, वैल्यू के साथ 1/√3 के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वो ये आ गई पाई, और t की जगह मैंने -0.5773 कर लिया और ये π/4 है, और प्लस जो है वो मेरे पास अब दूसरी जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, एक माइनस थी एक पॉजिटिव थी। जब इन दोनों की वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.3258856076 प्लस इसकी वैल्यू जो है वो 0.9454092083 इतनी आती है, ठीक है। जब इनको मैंने ऐड किया और π/4 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है आंसर 0.9984918230 आ जाता है। आप देखिए कि इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन था दैट वाज इक्वल टू 1। तो ये आपके देखें, आप अगर आप इसको राउंड ऑफ करें, इस सारे को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, या फिर अगर इसका एग्जैक्ट आप एरर निकालना चाहें तो दैट इज इक्वल टू 1.00000 ले लें, और इसको डिफरेंस आप लें 9849, तो आपके पास क्या आता है 1, और ये 9 और 5, और ये आ जाता है 100। ये इतना जो है आपने इसमें एरर इन्वॉल्व की है। सिर्फ हमने दोनों डेटा पॉइंट सिर्फ जो है दो ही लिए हैं जो कि उसके इंटरवल के एंड पॉइंट्स थे। अगर हम इसके दरमियान में 1-2 पॉइंट भी और ले लें तो हमारी जो है एरर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, और जितने भी डेटा पॉइंट्स आप इसके अंदर लेते चले जाओगे आप उतना ही ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ चलते जाओगे। और ये बहुत सिंपल है कि जब भी आप 2 डेटा पॉइंट लेंगे आपकी जो है t की वैल्यू 1/√3 ही आएगी, c1 c2 इक्वल टू 1 ही आएंगे, और दोनों फंक्शंस जो हैं वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव्स के साथ x1 x2 की वैल्यू आएगी। इसी तरह से जब आप 3 डेटा पॉइंट लेंगे तो भी आपको
C1, C2, C3 की और X1, X2, X3 की एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। आप किसी भी टाइप का फंक्शन होगा उसके लिए जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो है उसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडाप्टिव क्वाड्रेचर ले रहे हैं। अभी हमने गॉसियन क्वाड्रेचर की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई भी डाटा पॉइंट्स ऐसे हों जिसमें ना तो हमें x की वैल्यू पता हो ना हमें उसकी करस्पॉन्डिंग नोड पे हमें वैल्यूज नहीं पता, तो हम गॉसियन क्वाड्रेचर यूज करके बड़ी आसानी से फंक्शन की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एडाप्टिव क्वाड्रेचर में क्या है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम तो अभी तक ये ले रहे थे ना कि इवनली स्पेस डाटा पॉइंट्स की बात कर रहे थे। मैंने आपको याद होगा एक आपको ग्राफ दिखाया था cos x रेज़ टू द पावर 10, उसमें एक हाई पीक थी फ्रॉम -1 to 1 की, ठीक है, और बाकी तमाम जो है वो फ्लैट ग्राफ था। अब उसमें मैंने आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स भी फिट करके बताए थे। कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो उस डाटा को फुलफिल नहीं करता था, सो हमने उसके लिए क्यूबिक स्प्लाइन जो है वो यूज़ की थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी हमें अगर उसी तरह हम इवनली स्पेस डाटा पॉइंट्स लेते हैं तो बाज़ चीज़ें हमें नॉन सिंगुलैरिटी या इस टाइप के बम्प्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। लेकिन एडाप्टिव क्वाड्रेचर में ये फ़ायदा है कि जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा डाटा पॉइंट्स चाहिए, जहाँ हमारी वेरिएशन फंक्शन की बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ बहुत सारे डाटा पॉइंट्स ले सकते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ हम बड़े बड़े डाटा पॉइंट्स डिस्टेंस के साथ जो है विड्थ जो इंडिपेंडेंट एक्स है उसकी विड्थ हम ज़्यादा ले सकते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत हो हम बहुत स्मॉल लेके डेंस डाटा पॉइंट्स के साथ जो है वो वहाँ पे डाटा पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो एडाप्टिव क्वाड्रेचर का ये फ़ायदा है कि जहाँ आपको चाहिए आप डेंस पॉइंट्स लें, और जहाँ चाहिए वहाँ कोर्सर पॉइंट लेके आप अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो द कंपोजिट क्वाड्रेचर रूल्स they necessitate the use of equally spaced points. This does not take into account that some portions of the curve have large functional variations and hence require more attention, ठीक है, and other portions do not. Thus a small step size was used uniformly across the entire interval to ensure the overall accuracy. A method that adjusts the step size to be smaller over portions of the curve where a larger functional variation occurs is called adaptive quadrature. The method is based on Simpson rule, ठीक है, Simpson's 1/3 rule, जिसमें हम 2 सब इंटरवल्स ले रहे थे, जिसमें हम 3 डाटा पॉइंट्स ले रहे थे। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये मेथड उस रूल पे बेस कर रहा है कि हम 2 सब इंटरवल्स लेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एडेप्टिव क्वाड्रेचर को यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है कि वी यूज 2 सब इंटरवल्स ओवर एन इंटरवल ए बी। तो ये है कि जब इसको भी हम कंपोजिट करना चाहेंगे तो हमें मल्टीपल ऑफ 2 सब इंटरवल्स चाहिए होगा। अभी हम ये देख रहे हैं शुरू में कि दो जो हैं वो हम सब इंटरवल्स ले लेते हैं। सो फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/3 एफ ऑफ ए प्लस 4c1 प्लस एफ ऑफ बी। ये आपका सैमसन 1/3 रूल था जिसमें ए आपका एक एंड पॉइंट था इंटरवल का, बी दूसरा था, और c1 जो था वो उसके सेंटर में था। ठीक है, ये c1 जो है वो सेंटर में है। तो ये हमारा 1/3 रूल था सैमसन का। लेट अस अज्यूम दैट हमसे जस्ट इसको SAB कह रहे हैं, सिर्फ नाम दे रहे हैं ताकि हम उसको ज़रा बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से इसको लिख सकें। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू S ऑफ A एंड B, 2 डाटा पॉइंट्स का। ठीक है, वेयर C1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस B, कि उसका सेंटर है AB इंटरवल का सेंटर पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ इंटरवल दिस, एंड H जो है वो आपके पास इंटरवल का, क्योंकि हम 2 डाटा पॉइंट ले रहे हैं ना, तो जो H होगा दैट विल बी B माइनस A डिवाइडेड बाय 2 है। दो सब इंटरवल्स हैं और उसमें हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं। सो हम जो है B माइनस A डिवाइडेड बाय n-1 जो है वो 2 है हमारे पास, ये इसकी लेंथ आ गई। और फर्दर एज्यूम दैट F बिलोंग्स टू द C4, ठीक है, क्लास
कि हम इसके जो है फोर्थ डेरिवेटिव तक एटलीस्ट जो है वो हम हमारे जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू xi1 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी सो दैट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एस ए बी। ये ठीक है, सैमसन 1/3 रूल। हमने न्यूटन कोट्स फार्मूला आपको याद होंगे, हमने वो डिराइव किए थे। न्यूटन कोट्स फार्मूला में क्या था कि ये उसकी एरर इन्वॉल्व थी, ठीक है। ये आपका सैमसन 1/3 रूल है और उसके साथ हमने उसकी एरर कैलकुलेट करके हमने कहा था कि ये हमारी इंटीग्रेशन जो है इसके इक्वल होती है। सो दैट वाज h5/90 और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सम xi वेयर दिस फोर्थ xi विद इन दिस इंटरवल इज द मैक्सिमम वैल्यू, ताकि इससे ज्यादा एरर आपकी बढ़ नहीं सकती। सो दिस इज सम xi विच बिलोंग्स टू द इंटरवल a एंड b एंड इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया था। अब ये है कि कंपोजिट फार्मूला की तरफ आइए। ये तो हमने सिर्फ दो सब इंटरवल की बात की। जब कंपोजिट फार्मूला की बात करेंगे और लेट अस अज्यूम कि हम 2 सब इंटरवल के बजाय अब 4 सब इंटरवल्स ले रहे हैं, उसी इंटरवल ए बी के अंदर हम 4 जो हैं वो सब इंटरवल्स ले रहे हैं। सो उसको क्या करेंगे, बी परफॉर्म्ड can be performed by bisecting this interval into 2 equal sub intervals, ठीक है। कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो थे, पहले तो हमने 2 सब इंटरवल लिए, अब उस इंटरवल को हम 2 के बजाय 4 में जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, सब डिवाइड कर दिया। और वो उसमें अब क्या है, हमारे पास एक A है, एक D है, दूसरा D और B है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ से हमारे पास A और B था, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले सेंटर में C1 ले लिया था, लेकिन अब क्या किया, अब हमने इसको फिर डिवाइड कर लिया D और फिर D और यहाँ पे इसको ये अब हमारे पास एक ये कंपोजिट फार्मूला बनाने के लिए ये 2 जो हैं 2-2 करके 4 सब इंटरवल्स हमने ले लिए और ये जो है वो AD और D से B तक है। And applying the formula 3 या Sampson 1/3 rule recursively over each piece, only 2 additional evaluation of functions are needed, ठीक है। देखिए हमारे पास ये हुआ कि पहले तो हमने ये तो पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे, ये भी इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट हो गया था, इस पे भी हो गया था। अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हमें और कैलकुलेशन चाहिए जब हमने इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया तो, ठीक है। Then the result is SAD, अब वो 2 इंटरवल प्लस अगले 2 इंटरवल SDB एंड दिस इज इक्वल टू h/6। अब h/3 जो था ना, क्योंकि हमने लेंथ को सब इंटरवल की लेंथ को मजीद कम कर दिया, ठीक है। तो जब आपके पास वो हुई, अब आपके पास 2 के बजाय 4 इंटरवल सब इंटरवल्स हो गए और h की वैल्यू पहले h जो था b-a डिवाइडेड बाय 2 था, अब ये b डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास और हाफ हो गया। तो सो ये क्या हुआ, h/2 डिवाइडेड बाय 3, सो ये h/6 हो गया। और पहला जो 2 सब इंटरवल हैं f ऑफ a प्लस 4 f ऑफ c2 प्लस f ऑफ d, ठीक है, ये पहले 2 सब इंटरवल्स हैं प्लस दूसरे 2 सब इंटरवल्स d 4 f c3 प्लस f ऑफ b, वेयर c2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ad सब इंटरवल, ठीक है, और C3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द अदर 2 सब इंटरवल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब फॉर्मूले का जो स्टेप साइज है वो h/2 हो गया, जिसकी वजह से ये h/6 हो गया है। और फिर इसी तरह से हम कहते हैं कि दिस f बिलोंग टू C4 क्लास, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ xi2, ठीक है, बिलोंगिंग टू दिस क्लास, सो दैट फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू s ऑफ a प्लस डी। अब 2 जो हैं वो, एक तो पहले हमारे पास जो है था, अब 2 सब इंटरवल हो गए, तो सो A टू D, और ये हमारे पास जो है वो एस इट इज जो है वो अपनी जो है एरर इन्वॉल्व है। अब h5 के बजाय h/2 हो गया है, तो h/2 रेज़ टू दी पावर 5 है। इसी तरह से दूसरा सब इंटरवल फ्रॉम D टू B है और उसका जो एरर है वो हमारे पास h/2 और फिर 5 और ये हो गया xi2। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब ये जो xi2 है ये दोनों में से दोनों जो हैं पेयर हैं
सब इंटरवल्स के, उन दोनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमने ये सिलेक्ट की है ताकि हम एरर को मैक्सिमाइज कर सकें, इससे ज़्यादा ताकि एरर ना इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जब हमने ये ले लिया तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास आ जाता है SAD प्लस SDB, और इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास आ जाता है H5/16 और F4 Exi2 over 90 जो है ये हमारे पास आ जाता है। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई किया 4 2 से 8 8 2 are 16 और 32, और ये जब इनको दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास 16 आ गया। सो वी अज्यूम दैट F4 Exi1 जो कि हमने प्रीवियस सिर्फ दो सब इंटरवल के साथ लिया था Exi1 इज इक्वल टू Exi2 किया। हम उनकी मैक्सिमम जो है सब में देख के मैक्सिमम वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, जो भी होगी उनको हम मैक्सिमम इक्वल कर देंगे। देन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 and 6 आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशन के SAB जो हमने सिर्फ दो सब इंटरवल लिए थे और उसकी एरर ये थी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि इंटरवल तो वही है, इंटीग्रेशन हमने ये ली है। सो AD प्लस DB माइनस दिस थिंग। ठीक है, तो इनको दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। जब इक्वेट किया तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या है, हम इसको और इसको इकट्ठा कर सकते हैं और इन दोनों तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास ये 16 है। ठीक है, और ये 90 है, और इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में ये सारा कुछ जो है वो 16/15 आ गया। और SA, D प्लस SD, B माइनस SA, B, ये जो हमने पहले दो इंटरवल लिए थे, सब इंटरवल लिए थे, और फिर ये जो हैं ये जब हमने 4 सब इंटरवल्स लिए हैं तो उस वहाँ से आया, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास इतना आ गया। देन 8 is substituted in 6 to obtain the error estimate। ठीक है, तो error estimate हमने क्या कैसे करना है कि फंक्शन की वैल्यू माइनस SA, D माइनस SD, B, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/15। ठीक है, SAD, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो था 1/16 जो था वो उसके साथ चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1/16 था, तो वो जो जब हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया ये वाला, तो ये हमारे पास 1/15 SAD, और ये हमारे पास यहाँ आ गया। क्योंकि हमने जब ये देखा तो हमने इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास क्या आया था, इंटीग्रेशन में हमारे पास आ गया था फ्रॉम A to B f of x d of x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास आ गया था S of A, D प्लस S of D, B माइनस जो एरर थी वो हमारे पास थी। ठीक है, तो ये आपने अब जब एरर को हमने लिखा तो एरर जो है वो हमारी इसके बराबर आ गई। ठीक है, तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। दिस implies that SA, D plus SD, B, this approximate integral from A to B f of x dx 15 times better। ठीक है, 15 times better than it agree with the known value S of A, B। ठीक है, उससे 15 times better हो गई। As a consequence, SA, D plus SD, B approximates integration from A to B f of x dx to within epsilon, provided that two approximations SA, D plus SD, B and SA, B they differ by less than 15 epsilon। So the adaptive quadrature error estimate हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि if S from A to D plus SD, B minus SA, B, ये हमने जब 4 सब इंटरवल्स बनाए तो हमारे पास ये आया, जब हमने सिर्फ 2 सब इंटरवल्स लिए तो हमारे पास ये आता है। इनका जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 15 टाइम्स एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत स्मॉल है, जब कोई भी नंबर लेस देन 1 होता है तो जब आप उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करते चले जाते हो तो वो और कम होता चला जाता है। सो 15 टाइम्स एप्सिलॉन जो है लेस देन फंक्शन f फ्रॉम a टू x f of b minus SA, D minus SD, B that should be very less than epsilon approximately, और साथ इसके
जो है वो क्योंकि साइन चल रहा है तो हमारे पास जो है ये इसकी एस्टिमेशन आती है। सो जो हम इसके नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ाते चले जाएंगे ये एरर और कम होती चली जाएगी, और ये हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्यूरेसी ऑफ द एरर एस्टिमेट कंसीडर इस एप्लीकेशन टू द इंटीग्रल। वही दोबारा से हम लेते हैं साइन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम इंटरवल है फ्रॉम 0 टू π/2, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या है, इन दिस केस अगर हम ये वाला इंटरवल ले लें और सिम्पसन 1/3 रूल यूज करें सिर्फ 2 सब इंटरवल्स के साथ, तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू π/4, ठीक है, ये h/2 है डिवाइडेड बाय 3, और ये आपके पास है साइन 0 और उसका जो सेंटर पॉइंट है π/4 है और उसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज π/2। तो ये आपका फॉर्मूला जो है यहाँ से इसकी वैल्यू आती है, दिस इज π/12 और ये 2√2 + 1, और इसकी जो वैल्यू है और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1.0022798778 आ जाती है। अब इसको देखिए हम दो सेट ले लेते हैं, 4 सब इंटरवल ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि इंटरवल टोटल था फ्रॉम 0 टू π/2, तो अब हमारे पास 2 सब इंटरवल्स आ गए फ्रॉम 0 टू π/4 और π/4 से लेके π/2 तक। सो जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो 0 से π/4 प्लस s π/4 से π/2, तो ये हमारे पास जो है, अब क्योंकि इंटरवल की लेंथ मजीद हाफ हो गई, सो π/8/3 जो है ये आपके पास आ जाता है, और इसमें आपके पास जो है वो कंबाइन किया तो टोटल कंपोजिट फार्मूला 1/3 सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो आपके पास क्या है, f(f)0 प्लस 4 टाइम्स f(x1) प्लस 2 टाइम्स f(x1) प्लस x2 प्लस f(4) टाइम्स f(x3), ठीक है, प्लस f(4). तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला आ गए। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8/24 मल्टीप्लाइड बाई इसकी सारी जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू ये आती है। सो जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 1.00013455 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू, जबकि साइन आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 जो है वो 1 है, और ये जो है ये देखिए विथ 3 0 आपके पास जो है ये इसकी वैल्यू ये आती है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो आपके पास जो है इतनी आसानी से इंटीग्रेशन जो है इसकी आपको मिल गई। सो s फ्रॉम 0 से π/2 माइनस s फ्रॉम 0 टू π/4 माइनस s फ्रॉम π/4 माइनस से π/2, ये 2 सब हैं, सेट ऑफ 2 सब इंटरवल्स हैं, और ये एक जो है वो एक सेट है ऑफ 2 सब इंटरवल्स। तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू, इनका दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए कितना फर्क पड़ता है। सो आपके पास जो है ये वैल्यू 0.002145,293 आ जाती है। सो हमारे पास एस्टिमेट फॉर द एरर ऑब्टेन व्हेन यूजिंग SAD प्लस SDAB टू अप्रोक्सीमेट फंक्शन फ्रॉम A टू B इज कॉन्सिक्वेंटली 1/15, ठीक है, हमने अभी देखा था फॉर्मूला यही था, तो 1/15 ऑफ दिस वैल्यू। तो जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ जाती है। दिस क्लोजली अप्रोक्सीमेट द एक्चुअल एरर कि साइन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन x जो है वो है 1 माइनस जो अभी हमने इंटीग्रेशन से सिम्पसन 1/3 रूल से फॉर्मूला लिया, दैट वाज 1.00013458 आया। तो इस दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0.0013, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस जब आपने किया तो ये 134585 जो है ये आ गया। इवन दो द C4 क्लास जो है साइन फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ साइन x जो है इज इक्वल टू साइन x, दिस वेरीज सिग्निफिकेंटली इन दिस इंटरवल फ्रॉम 0 टू π/2, लेकिन हमारे पास इसके बावजूद जो है वो इतना क्लोज जो है वो आपका सोल्यूशन आता है और एरर इतनी स्मॉल होती है। सो यहाँ तक हमने ये कंक्लूड किया कि बेशक वो वेरिएशन बहुत है उस रीजन में साइन की, लेकिन इसके बावजूद हमने वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके इतना अच्छी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो कैलकुलेट कर ली है। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने कॉस
10 जो था, पावर 10 को देखा तो हमने कितने ही पॉलिनोमियल यूज किए थे, हमें उसकी वैल्यू, अच्छी वैल्यू नहीं मिली थी और बिल्कुल ही डिफरेंट ग्राफ, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही थी। लेकिन इस मेथड से हमने बड़ी अच्छी, बड़ी और नियर टू द एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। फिर हमने अपने पीछे लेक्चर्स में देखा था कि हमने जब कॉस एक्स टू द पावर 10 को जब हमने एवेल्यूएट करना चाहा तो हम नॉर्मल पॉलिनोमियल से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो हमने जो है वो क्यूबिक स्प्लाइन जो है वो यूज की थी। क्यूबिक स्प्लाइन बेसिकली पॉलिनोमियल्स थे और हम अब इंटरपोलेट कर रहे थे अपनी कर्व्स को विद इन द सब इंटरवल्स, ठीक है, कि हर सब इंटरवल के लिए हमने एक अलग से फंक्शन ले लिया था, अलग पॉलिनोमियल ले लिया था और उसको हमने कैलकुलेट किया था। अब उन्हीं क्यूबिक स्प्लाइन्स को हम बड़े आराम से इंटीग्रेशन फार्मूला में भी, डिफरेंशिएशन फार्मूला में भी यूज कर सकते हैं कि आपने जो अप्रॉक्सीमेट करना है अपना फंक्शन को, उसको आप किसी क्यूबिक स्प्लाइन के फंक्शन से, क्यूबिक फंक्शन इन सब इंटरवल जो है वो आप डिफाइन करके उसको उस तरीके से लिख सकते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करके आपके पास जो है वैल्यूज वेरी क्लोज टू द रियल, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज के बराबर आपको सोल्यूशन मिल सकता है। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन using cubic spline. Cubic splines can be used for finding derivatives and integrals of functions. Even when the function is known only as a table of values, the smoothness of the spline. ये बहुत ज़रूरी है और स्पेशली डिफरेंशिएशन में, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि स्मूथनेस ऑफ द स्प्लाइन या स्मूथनेस ऑफ द कर्व जो है वो रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट ईच पोर्शन have the same first and second derivative as its neighbor where they join, can give improved accuracy in some cases. For the cubic spline that approximate function f of x, we can write for the interval x from xi to xi plus 1 कि आपके वही एक सब इंटरवल है, कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ से आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं x नॉट से xn तक, और यहाँ कोई भी इसके सेंटर में कहीं दरमियान में कहीं पे भी xi माइनस 1 और xi प्लस 1 जो है वो आपके पास है, इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो आप कोई भी पॉइंट, कोई भी सब इंटरवल ले लीजिए xi से xi प्लस 1 तक, और यहाँ पे कोई इसके दरमियान में कोई वैल्यू है जो कि जनरल x की कहीं पे भी फ्रॉम xi से xi प्लस 1 तक वेरी कर रही है फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि ये क्यूबिक स्प्लाइन में हम सब इंटरवल्स पे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स जो थे वो डिफाइन कर रहे थे g(i)x की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि उससे एक सब इंटरवल के लिए आप जो क्यूबिक स्प्लाइन, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो डिफाइन कर रहे हैं f of x इक्वल टू ai x माइनस xi होल क्यूब, ये आपको प्रीवियसली जो है लेक्चर पे जाके देखिए क्यूबिक स्प्लाइन का, तो आपको याद आएगा कि हमने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। तो x माइनस xi क्यूब प्लस bi x माइनस xi स्क्वायर प्लस ci x माइनस xi प्लस di, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि तमाम डेटा पॉइंट्स जो हैं वो इस पॉलिनोमियल्स को क्रॉस कर रहे हैं और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी दो डिफरेंट सब इंटरवल्स के ज्वाइनिंग पॉइंट पे स्मूथ हैं, उसके सेकंड डेरिवेटिव या कर्वेचर भी स्मूथ है। तो ये स्मूथनेस की कंडीशन हमने वहाँ पे भी यूज़ की थी और यहाँ से हमने क्या किया था कि हमने अपने ए बी सी और डी कैलकुलेट किए थे और जिनकी वैल्यूज जो थी वो हमारे पास थी। ए आई हमें पता है कि ये जो एस आई हमने किया था ये एक सेकंड डेरिवेटिव था, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन पॉलिनोमियल का हमने उसको ये नाम दिया था एस। तो एस आई प्लस 1 माइनस एस आई डिवाइडेड बाई 6 एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, ठीक है। इसी तरह से बी आई जो था वो दैट वाज एस आई ओवर 2, सी आई जो था वो फंक्शन ये डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास एक्स आई प्लस 1 और एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। सी आई जो हमारे पास आया वो आया एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई ये डिफरेंस है, एच आई के बराबर है एस आई प्लस 1 प्लस 2 एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, अगेन ये एच आई है एस आई डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह से हमारे पास डी जो था वो डेटा पॉइंट से हमें मिला था एफ ऑफ एक्स आई।
approximating the integral of f of x over the n intervals where f of x is approximated by the spline is straightforward. क्या आपकी इंटीग्रेशन क्या है फ्रॉम x1 से xn+1। आपके पास टोटल डेटा पॉइंट्स ये हैं, x1 से xn+1 तक हमने डेटा पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब इनको आप सब इंटरवल्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है, ये सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा x2, x3, x4 और इसी तरह चलते जाएं तो xn तक और n-1 तक ये सारे सब इंटरवल। अब क्योंकि क्यूबिक स्प्लाइन जो थी वो हमने हर सब इंटरवल के लिए एक gi की थी, जब अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो आपके पास थी g1x, ठीक है, ये थी। इसी तरह से यहाँ तक g2x थी और इसी तरीके से चलते जाएं तो आपके पास ये gnx थी, ठीक है। ये आपके पास हमने इस तरह से डिफाइन की थी और हर एक के अंदर जो है एक कहीं पे यहाँ पे अगर कोई xi पॉइंट था, xi+1 पॉइंट था तो इसके दरमियान जो था g वो दैट वाज gix था, ठीक है। तो इनको जब आपने सारे के सारे पॉलिनोमियल किए तो आप इसको सम कर सकते हैं और दैट विल बी कि आपके पास जो है कि g जो है g1 प्लस g2 प्लस g3 प्लस gi प्लस gn तक जो है वो हम करें तो हम उसको समेशन के तौर पे लिख सकते हैं। सो ये जो था ये i से xi प्लस n आपके पास जो है फंक्शन क्या था क्यूबिक स्प्लाइन में हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो i वेरी फ्रॉम 1 to n ai xi प्लस 1 क्यूब प्लस bi x माइनस xi स्क्वायर प्लस ci x माइनस xi प्लस di और इसको हमने ये टोटल f of x को इस रिप्लेस किया इसकी क्यूबिक स्प्लाइन से और इसको dx जो है वो एज इट इज रख लिया। सो आपके पास समेशन हम बाहर ले सकते हैं और इसको जो है आप इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा ai x माइनस xi रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस bi x माइनस xi क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसी तरह से ci x माइनस xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस di x, ठीक है। ये आपके पास जो है जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ये सो ये xi होगा। सो आपकी जो इंटरवल है वो xi से xi+1 तक है। जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास जो है इसकी वैल्यूज जो हैं ये आ गई, ठीक है। अपर लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास xi+1 माइनस xi हो गई, यहाँ xi+1 माइनस xi हो गई, यहाँ भी हो गई और यहाँ पे भी dxi+1 हो गई, ठीक है। और जब आपने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, लोअर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xi माइनस xi 0 हो जाएगा, ये भी xi माइनस xi 0 हो जाएगा, ये भी xi माइनस xi 0 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे dixi आ जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ पे dixi+1 माइनस dxi ये आ गया। बाकी जो थी वो सारी टर्म जो लोअर लिमिट के साथ थी वो सारी 0 हो गई। सो हमारे पास जो है ये इस फॉर्म में आ गया। इफ द इंटरवल्स आर ऑल ऑफ द सेम साइज कि xi+1 माइनस xi जो है वो दैट इफ दे आर इक्वल टू h तो कांस्टेंट हो गया ना, सबके सब बराबर हो गए। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्वेशन हमारी क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि xi+1 माइनस xi विल बिकम इक्वल टू h और ये h रेज टू दी पावर 4 ओवर 4 एक बाहर आ जाएगा और समेशन जो है वो जस्ट जो है वो ai पे है। फिर इसी तरह से आपके पास ये hi हो गया क्यूब ओवर 3 और उसके साथ bi हो गया। फिर इसी तरीके से hi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ गया और ci हो गया और प्लस dh और ये क्या है, ये आपके पास di है और ये आपके पास एक सिर्फ h है। सो हमारे पास अगर इवनली स्पेस डेटा पॉइंट हैं तो ये सारी की सारी इक्वेशन बहुत आराम से सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इस फॉर्म में आ जाती है। सो हम जो है वो आराम से इंटीग्रेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये भी एक तरीका था जो कि हम इंटीग्रेट करने के लिए हम किस तरह से गाउसियन क्वाड्रेचर को यूज़ करते हैं, किस तरह से एडेप्टिव क्वाड्रेचर को हम यूज़ करते हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इतनी सारी जो इंटरपोलेशन के फार्मूलाज की यूज़ किए थे
कोई भी यूज़ करके आप जो है इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यूबिक स्प्लाइन अगर आपके पास है तो आपके पास जो है जहाँ पे बहुत जो है एसेंशियल हो जाता है कि आपके जो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, और स्मूथ मीन्स के कब आपकी स्मूथ जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ आप बड़े आसानी से क्यूबिक स्प्लाइन यूज़ करके इंटीग्रेशन फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो तमाम उसकी कंडीशंस को फुलफिल भी करेगा। अब ये तो सिंपल कुछ मेथड्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको चाहिए कि आप बुक्स पढ़ें, देखें और नए नए मेथड्स को कोशिश करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूमेरिकल जो है वो कभी भी जो है वो चीज़ें अभी डेली इम्प्रूवमेंट में जा रही हैं। सो बहुत सारे मेथड जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत सारे नए मेथड अभी आ रहे हैं, अभी और भी लोग काम कर रहे हैं और नए नए मेथड इसमें शामिल होते जाएंगे। लेकिन यह है कि कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि बाकी तमाम मेथड्स की बेस बनते हैं, सो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेथड जो हैं इनसे भी ज़्यादा बेहतर मेथड आते जा रहे हैं। सो आप बुक्स खोलिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने बेहतर से बेहतर मेथड को अपने प्रॉब्लम के लिए यूज़ कीजिए। ये तो था हमारा कुछ इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि और बहुत से फॉर्मूला यूज़ किए जा सकते हैं। हम थोड़ा सा अभी देखते हैं कि डिफरेंशिएशन पे हम किस तरह से इसको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो आती हो, हम ताकि अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल टेक्निक से सॉल्व कर सकें। मैनी प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। Large part of motivation for building the early computers came from the need to compute ballistic trajectories. मिसाइल्स वगैरह जो हैं उनकी ट्रैजेक्टरी कि आपने मार्क किया, कोई भी मिसाइल आपने फेंका, कोई भी आपने जो है टारगेट किया कोई एक जगह पे, ठीक है, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो आपके टारगेट पे पहुंचे, ना तो वो टारगेट से आगे जाए ना तो टारगेट से पीछे जाए, क्योंकि जो टारगेट आपने चीज़ करनी है, आपकी अचीवमेंट तो ये है कि आपकी टारगेट को जाके मीट करे। अगर वो टारगेट को मीट नहीं करता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा बहुत नुकसान है। सो और फिर ये चीज़ें जो थी ये बाय हैंड नहीं कंप्यूट हो सकती थी, इसके लिए हैवी कैलकुलेशंस चाहिए थी, नॉन लीनियर जो है आपकी इक्वेशंस बनती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए था। सो पहला काम जो जब कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट शुरू हुई, कंप्यूटर बेसिकली इन लोगों ने ही एस्ट्रोनॉमी में और बैलिस्टिक मिसाइल्स में और एयरक्राफ्ट्स की जो है मोशन के हवाले से कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया गया यूज़ करना। सो द नीड टू कंप्यूट बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरीज एक्यूरेटली एंड क्विकली. Today's computers are used extensively to solve the equations of ballistic missiles and artificial satellite theory, as well as those of electrical networks, bending of beams, stability of aircrafts. Beams जो आप देखिए कि ये इतने बड़े बड़े जो पुल बनते हैं, ये सारे कुछ ये कैलकुलेशंस होती हैं, ऐसे ही नहीं बना देते कि वो लोड बियर करें ना करें, ज़लज़ला बियर करें ना करें। उसकी जो जब गाड़ियाँ ऊपर से गुजरती हैं तो वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ पे मसाइल होते हैं। तो जब तक कंप्यूटर नहीं था ये चीज़ें रिटन ट्रायल पे होती थी, लेकिन अभी जो है आप देखें कि जितनी अच्छे तरीके से बगैर फेलियर के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो बेंडिंग ऑफ द बीम्स, स्टेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, वाइब्रेशन थ्योरी एंड मैनी अदर्स जो हैं वो आपकी जो है फील्ड है उसमें कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इक्वेशंस इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस कैन नॉट हाउएवर बी सॉल्व्ड एनालिटिकली। वही मैंने आपको बताया ना, हाईली लीनियर इक्वेशंस आपको मिलती हैं एंड रिकोर्स मस्ट नेसेसरीली बी मेड टू न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है कि हमें न्यूमेरिकल मेथड की तरफ ही आना पड़ता है। फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल डेरिवेटिव्स आर इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. Tabulated experimental data are generally not used directly in numerical differentiation.
क्यों? इसलिए कि जब आप देखिए कि डेरिवेटिव की पहली जो कंडीशन होती है वो ये है कि आपका फंक्शन वहां पे कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो उसकी डिसकंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, सो आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सो इसलिए हम डाटा पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्मली नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो डाटा पॉइंट होते हैं वहां पे एक हम कर्व फिट कर देते हैं, स्मूथ कर्व फिट करते हैं और फिर उस पे हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। सो जनरली नॉट यूज डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बिकॉज द स्कैटर्ड डाटा वुड कॉज सीरियस एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स। वही बात की ना कि कंटिन्यूस फंक्शन अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। वेन एवर पॉसिबल एन एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ स्मूथ कर्व which fit the data should be determined. Analytical differentiation can then used for a numerical differentiation with ordinate values obtained from the fitted curve. ठीक है कि हमें ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। For numerical differentiation we shall use Taylor series expansion. बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है जो कि आपने डेफिनेटली कैलकुलस 2 में पढ़ी हुई है। और ये टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज ये जो हैं ये पूरी की पूरी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की बेस बनाती हैं। इसलिए इनके मुतालिक आपको पहले भी मैंने कहा था, इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए सारी सीरीज, उसका जो है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कहाँ पे वो कन्वर्ज करती है, किन वैल्यूज के लिए वो डाइवर्ज करती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अदरवाइज जो है वो आप बहुत जो है गलतियां कर सकते हैं और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप गलती करोगे तो। सो आपकी जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है उसके लिए हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज करते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी कंटिन्यूस हों, ठीक है, उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों और सर्टेन इंटरवल ए बी, तो हम उसको, अगर हमारे पास एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नोन है, ठीक है, कोई भी आप देखिए कहीं पे भी एक पॉइंट अगर है, फर्ज करें कि आपके पास इंटरवल है ए टू बी, ठीक है, इसमें आपका फंक्शन जो है डिफाइंड है, कंटिन्यूस है और इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए सी और उस पे अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू नोन है, उसके डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पे सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दिस सी। इधर भी इस तरफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा 2D 3D की बात करते हैं तो ये पूरे का पूरा जो है वो इस एरिया में जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, आप इसके नेबरहुड में किसी जगह भी एक पॉइंट हम जो है उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके पास जो है वो क्या है कि हमें आप रिकॉल कीजिए कि आपके पास जो था फंक्शन, अगर कोई है यहाँ पे एक पॉइंट है इस सी है और यहाँ पे हम इसका कोई भी x ले लेते हैं, तो आप f ऑफ x जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ c प्लस x माइनस c, ठीक है, और डेरिवेटिव एट c, फर्स्ट डेरिवेटिव एट c प्लस x माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट c, ठीक है, और इसी तरह से x माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। ये हम चलते चले जाएं तो अगर ये इन्फिनिट है तो ये आपकी एक सीरीज बन जाती है। सो हम ये टेलर सीरीज जो है वो हम अप्लाई करते हैं, पूरे कैलकुलस भी इसी का बेस है और न्यूमेरिकल तो है ही इसी का बेस है, ठीक है। सो आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक्सपेंड करें, यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने कहा कि यहाँ पे f ऑफ एक्स आई पे हमारे पास नोन वैल्यू है फंक्शन की और उसके डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आप h प्लस कर लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस h है तो ये पॉइंट ऑब्वियसली एक्स आई प्लस एच हो जाएगा,
ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हमारे पास यहाँ नॉन वैल्यूज हैं तो इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच. एच क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस है. फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स आई प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई प्लस एच क्यूब ओवर 3 factorial and the third derivative of the function at x equal to xi. ठीक है, ये आपकी टेलर सीरीज है. यहाँ से f of xi is the ordinate corresponding to the known value of xi. और दूसरा जो है xi plus h है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम नई वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट करना चाहते हैं. दिस इज द रीजन. और आपके पास जो है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो मिनिमम आपके पास विद इन दिस इंटरवल है. यहाँ पे एक्स आई है, यहाँ पे एक्स आई प्लस एच है, और ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपका ये आ जाएगा कि इस पूरे इस रीजन के अंदर जो है आपका टेलर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है. द फंक्शन एट एक्स आई माइनस एच इज सिमिलरली गिवन बाय, अब ये है यहाँ प्लस एच था दैट वाज एक्स आई, आपके पास क्या था बेसिकली, तो हम ये ले रहे हैं ना जैसे एक्स आई प्लस 1, तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो h है. तो हमारे पास क्या आता है एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एच. ठीक है, ये हो गया. अब अगर हमारे पास इस साइड पे पॉइंट है दैट इज एक्स आई माइनस 1, और ये डिस्टेंस भी अगर h है तो क्या होगा एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू h. तो आपके पास एक्स आई जो होगा वो एक्स आई, और इसको ले लीजिए माइनस एच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1. तो एक्स आई माइनस 1 की जगह हमने क्या किया, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है एफ ऑफ एक्स आई. ये माइनस एच क्यों आया, इसलिए कि आप देखिए कि हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो ये एच जो था पॉजिटिव था. अब ये है कि माइनस एच है, तो माइनस एच जो है वो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा. एच एफ डैश ऑफ एक्स आई ये है माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया. सो यहाँ पे साइन आपका प्लस ही रहा, तो एच स्क्वायर बाई 2 हो गया. इसी तरह से माइनस एच रेज टू द पावर 3, तो क्योंकि ऑड पावर है सो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा और एच क्यूब ओवर 3, और ये हो जाएगा. क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और हमेशा आपका पॉजिटिव लेंथ होती है जो आपकी राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंस आप लेते हैं. तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं. मीन्स के आपने जो भी आपके पास है यहाँ एक्स आई प्लस 1 एक्स आई, तो एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और इस साइड से इधर जाएं तो एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस 1 यह आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, और आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इस तरह से लेनी है. सो हमारे पास जो है यहाँ से टेलर सीरीज बैक पॉइंट पे इस तरह से आ गई. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच. ठीक है, और ये जो साइड है ये दोनों एक हैं, जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा ये प्लस है, और जब माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा. तो ये 2 टाइम्स एच एफ डैश ऑफ एक्स आ जाता है. फिर आपके पास जो इसमें थर्ड टर्म है वो इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. यहाँ पे ये जो है वैल्यू ये आपकी, और ये वैल्यू जो है ये आपको प्लस करके आपको वैल्यू मिल जाएगी. सो आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास क्या आता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गई, ये दोनों आ गई, तो ये 2h एफ डैश ऑफ एक्स आई आ गया. अगली दो जो हैं टर्म्स वो भी आपकी कैंसिल हो गई, और उससे अगली जो हैं वो आपके पास आ गई प्लस 2 टाइम्स एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल
एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स आई। और इसी तरह से आप चलते जाएं तो आपके पास आगे वैल्यूज आपसे आती जाएंगी। अब इसको हम डिवाइड करें एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स आई प्लस ये 2 और ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2h से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आपके पास आया, ये आपके पास आ गया h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई। तो देखिए कि हमने क्या किया कि हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ से एफ डैश एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h आ गया और माइनस आपके पास एच स्क्वायर ओवर 6 थर्ड डेरिवेटिव, और बाकी सारी उससे आगे जो टर्म्स हैं वो भी हमारे साथ चलती चली जाएंगी। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव से ये आ गया। बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को इंशाल्लाह ताला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, और उनके जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे इंटरवल्स के या हमारी जो डोमेन है उसके एंड पॉइंट्स को भी किस तरह से हमने हैंडल करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।